हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आज आप लोगों को सामान्य हिंदी के बारे में बताएंगे कि सामान्य हिंदी क्या है और किन किन स्थानों पर इसका प्रयोग होता है और किन किन परीक्षाओं में इसका महत्व है। तो आपको बता दें, सामान्य हिंदी जो है, पहले इसके पाठ्यक्रम की बात करते हैं। सामान्य हिंदी या इसको हिंदी व्याकरण भी आप बोल सकते हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण कहते हैं। अब आपसे एक प्रश्न है कि व्याकरण के ज्ञाता व्यक्ति या व्याकरण को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। व्याकरण का जो विद्वान होता है उसको कहा क्या जाता है। तो आप जान लीजिए कि व्याकरण का जो विद्वान होता है उसके व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण, व्याकरण कहा जाता है। अब व्याकरण मीन्स होता है व्याकरण का विद्वान। ये शब्द जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा है, यूपीपीसीएस के सी सेट में और टेट, सी टेट, हर जगह पूछ लिया है। अब आपको मैं बताता हूं कि सामान्य हिंदी का उपयोग कहां कहां पर है। आपको बता दें कि सामान्य हिंदी का प्रयोग, जो आपका सामान्य हिंदी का किन किन परीक्षाओं में इसका महत्व है, तो आप जान लीजिए। CTET, यूपी टेट के अतिरिक्त आप किसी भी टेट की बात करें, टेट की बात करें, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, सीजीपीसीएस, आरपीसीएस, आरपीएससी, एचपीएससी, पीपी मतलब पुलिस के एग्जाम में, यूपीपी, यूपीएसआई, ये इतने जो एग्जाम हैं, इसके अतिरिक्त जो है आप बीएड, बीएड के एग्जाम, एमएड के एग्जाम में आप बैठेंगे, एमएड। तो इन सभी एग्जामों में यह पूछा जाता है। और सामान्य हिंदी का इतना महत्व है कि आप इसके माध्यम से विभिन्न चीजों को आप क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न परीक्षाओं में इसका सामान्य हिंदी का बहुत ज्यादा उपयोग है। और सामान्य हिंदी में जो आप जिन जिन चीजों की जानकारी लेते हैं वो हैं क्या। अब आप जान लीजिए कि सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में जो आपका शामिल है वह है आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम है, पर्यायवाची है, पर्यायवाची, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे, लिंग, वचन, कारक, अलंकार, अलंकार हो गया आपका, पद रचना,
छंद, रस, रचनाएं, वाक्य शुद्धि, अनेक वाक्य के एक शब्द। ये आपके मुख्य रूप से आपके पाठक्रम में है। उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम है, पर्यायवाची है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, मुहावरे हैं। मुहावरे वह लोकोक्तियां होती हैं, लोकोक्तियां। यह है आपके लिंग है, वचन है, कारक अलंकार है, पदरचना है, छंद है, रस है, रचनाएं हैं और वाक्य शुद्धि है। अनेक वाक्यों के एक वाक्य हैं। और ये जो है आपके क्या है, इतनी चीजें आपका मुख्य रूप से व्याकरण में आती हैं। इस हिंदी व्याकरण में इतनी चीजें आती हैं और इन सभी चीजों का जब आप अध्ययन करेंगे तो परफेक्टता के साथ क्या करेंगे इसके बारे में बता सकते हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम हैं जिसमें क्या करता है, रचनाएं भी पूछता है। उनमें क्या करता है, रचनाएं भी पूछ लेता है। रचनाएं किसी कवि की क्या करते हैं, रचनाएं पूछ लेता है। और ये जो है रचनाएं जो है कुछ एग्जामों में आती हैं, सभी एग्जामों में नहीं आती। जैसे आप सीटेट है और टेट है, इसमें रचना का नाम दे देता है, पूछ लेता है। कभी कभी काव्य पंक्तियां भी इसमें पूछ लेता है। तो ये कुछ कुछ एग्जामों में है, सभी एग्जामों में नहीं है। इसके बाद आपका भी छूट रहा है इसमें संधि। अब आपका छूट रहा है इसमें संधि और समास। संधि और समास ये आपके पूरे पाठक्रम हैं। ये 22 नंबर और ये हो गए आपके 23 नंबर, संधि और समास। इतनी चीजें जो है आपको ये पढ़ने हैं किसमें, हिंदी व्याकरण में। और ये आप जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस हुआ, राजस्थान पीसीएस हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, सी सेट हुआ, सी टेट हुआ, टेट हुआ, इसके अतिरिक्त जो है आप अन्य आरओ, एआरओ, हाई कोर्ट के एग्जाम में बैठते हैं। यहां तक कि लॉ का पेपर जो होता है पीसीएस में भी सामान्य हिंदी का पेपर आता है और इसको पास करना कंपलसरी है, क्योंकि हमारे भारतीय कानून में दो भाषाओं का प्रयोग करने की बात कही गई, या तो अंग्रेजी या तो हिंदी। अब आप निबंध लेखन में भी प्रयोग करते हैं सामान्य हिंदी। जब आपका सामान्य व्याकरण बहुत अच्छा होगा तो आप किसी चीज को लिखने में त्रुटियां बहुत कम कर रहे हो, वर्तनी संबंधी त्रुटियां बहुत कम करेंगे। वर्तनी भी आपका शामिल है, वाक्य शुद्धि और वर्तनी एक आपका 24वां, इसको भी जोड़ लीजिए। वर्तनी, वर्तनी जो है आपका ये शामिल है। भाषा शामिल है, भाषा का स्वरूप क्या है, ठीक है। और इतिहास भी शामिल होता है इसमें, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आज हम लोग जो है इस पर से किसी एक टॉपिक को लेते हैं और इन सभी टॉपिक को आप इसको नोट कर लीजिएगा, किन किन चीजों को आप ग्रहण करेंगे और इन सब चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये आपका, और कुछ लोगों को मान लीजिए सिलेबस अलग भी होगा कि इसमें से कुछ चीजें नहीं पढ़नी होगी या कुछ चीजें एक आध चीजें ऐड हो जाती हैं, तो उसको भी हम जो है इसको पूरा कराएंगे। आज आपको हम सामान्य रूप से समास की चर्चा करेंगे कि समास क्या है। एक इसमें से सामान्य हिंदी का टॉपिक उठाते हैं, समास। ये आपका समास हो गया। समास का मतलब पहले समझिए। समास का अर्थ होता है संक्षेप। इसका जो है अर्थ की बात करें, इसका अर्थ जो है क्या होता है, संक्षेप। संक्षेप या जो है इसको संक्षिप्त भी बोलते हैं, संक्षिप्त। ये आपका जो है ये इसका अर्थ हुआ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप या संक्षिप्त। संक्षेप या संक्षिप्त होता है। और समास का जो ये आप अर्थ समझ रहे हैं, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। वास्तव में समास का शब्द अर्थ क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या
दो से अधिक, दो होगा या दो से अधिक पदों के बीच, दो या दो से अधिक पदों के बीच जब विभक्त चिन्ह, आपके जो विभक्त चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह का जब लोप हो जाता है तो वहां पर समास होता है। विभक्त चिन्ह का लोप हो जाता है, वहां पर समास होता है। समास में दो होता है, एक होता है समस्त पद, समस्त पद, और दूसरा होता है समास विग्रह। अब एक उदाहरण आप ले लेते हैं, जैसे गोबर गणेश। गोबर गणेश एक शब्द है, गोबर गणेश। गोबर गणेश एक शब्द है, और अब आप देखिए कि एक शब्द है गोबर गणेश, और गोबर गणेश किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मूर्खता के लिए। तो गोबर गणेश, अब इसका विग्रह करते हैं तो हो जाएगा गोबर का बना गणेश, गोबर का बना गणेश। आप सोचिए कि इन दो पदों का विलोपन किया गया था, तो इसमें क्या है कि आप अब सोचिए कि का के की, रा रे नी, जब आप इसमें देखेंगे तत्पुरुष समास है, तो जो है का के नी संबंध का लोप किया गया। संबंध तत्पुरुष समास के मतलब जो है पर चिन्ह जो है इस क्या है, पर शब्द जो है इसका लोप कर दिया गया है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि गोबर से बना गणेश, इस तरह से ये होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समस्त पद, इसको बोलते हैं समास विग्रह। अगर आपको कोई इसमें कोई भी चीज नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके इसको जो है आप इसका उत्तर पूछ सकते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो अब आप समझिए कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या संक्षेप। दो या दो से अधिक पदों के बीच जब विभक्त चिन्हों का लोप हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। और समास में दो पद होते हैं, एक होता है समस्त पद और दूसरा होता है समास विग्रह। अब समासों की संख्या की बात करें तो समास जो है, समास के प्रकार जो है, समास के प्रकार, अगर समास के प्रकार की बात करें, समास जो है कि 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार होते हैं। किसके? समास के। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। पहला है द्वंद्व। पहला क्या है? द्वंद्व है। दूसरा है विगु। तीसरा है कर्म धारय। चौथा है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। और पांचवा है आपका अव्ययी भाव, और छठवां है आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष। अब ये इसके भेद हैं। समास के प्रकार कौन कौन है? द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, अव्ययी है, तत्पुरुष है। अब इसमें से हम सूत्रों के आधार पर, किसके आधार पर? सूत्रों से इन समासों को हल करने का तरीका ढूंढेंगे, किस तरह से सूत्रों से हम इन समासों को हल करते हैं। तो अब आप ये जान लीजिए कि जो सूत्र होता है, पहला आपका समास है द्वंद्व। पहला कौन सा है? द्वंद्व समास है। और द्वंद्व जो समास होता है, द्वंद्व समास का जो फार्मूला है वो क्या है, सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है, सूत्र इसका होता है उभय पद प्रधानु। उभय पद
प्रधानो द्वंद्व, उभय पद प्रधानो द्वंद्व। जहां पर उभय पद प्रधान हो अर्थात दोनों पद महत्वपूर्ण हो, वहां पर जो है हमेशा द्वंद्व समास होता है। जिसका सूत्र है उभय पद प्रधानो द्वंद्व। जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें होगा जैसे माता पिता, माता पिता, और ये इसका समस्त पद है। क्या है? समस्त पद है। और इसके विग्रह करते समय हम केवल क्या करते हैं? और, एवं, तथा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसका हम विग्रह जब करेंगे तो विग्रह में क्या लिखेंगे? माता और पिता। अगर आप इसको ऐसे न लिख करके आप चाहते हैं तो इसमें एक प्रतीक चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माता और पिता ऐसे लिखा जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें विग्रह करते समय विशेष समस्या नहीं होती है। लेकिन इसमें ध्यान देना है उभय पद प्रधान और द्वंद्व, जिसमें उभय पद दोनों पद प्रधान होंगे वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहते हैं। इसका सूत्र है ये। और इसको ये करते समय हम और, एवं शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे अब इसमें और उदाहरण दे दीजिए। माता पिता, गुरु, शिष्य, गुरु शिष्य। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा? गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य, माता पिता गुरु और शिष्य। अब इस तरह से इसको बनाते जाइए। भाई बहन, भाई बहन, इस तरह से बनता जाएगा। इधर उधर, इस तरह से आप इसको बनाते जाएंगे। जिसमें उभय पद प्रधान होगा वहां पर द्वंद्व समास होता चला जाएगा। तो इसका फार्मूला है उभय पद प्रधानो द्वंद्व। जहां पर उभय पद प्रधान होगा वहां पर द्वंद्व समास होता है। इसके बाद आप देखिए कि अगला जो समास है इसमें कभी भी कोई समस्या हो तो कमेंट में जाकर के आप अपनी समस्या का उसमें आप प्रश्न करिए। अब आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है, अब आप देखिए कि अगला जो पद है आपका समास है वह कौन सा समास है? द्विगु है। क्या है? द्विगु। द्विगु समास दूसरा है द्विगु समास। दूसरा कौन है? द्विगु समास है। द्विगु समास में फार्मूला क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र की अगर बात करें, इसका सूत्र होता है संख्या पूर्वो द्विगु। अर्थात किसी वाक्य के पूर्व में यदि संख्या आई हो, गिनती आई हो, वहां पर द्विगु समास होगा। जहां पर संख्या पहले आ जाए वहां पर द्विगु समास होता है। कुछ ही वाक्य इसके ऐसे हैं जो अपवाद हैं, उनको भी हम बताएंगे वो कैसे हुए हैं, अगला समास हो गए हैं। लेकिन ये आप ध्यान दे लीजिए, प्राय जो है जिन शब्दों के पूर्व में पहले संख्या आई हो, गिनती आई हो, वहां पर हमेशा जो है क्या होगा? द्विगु समास होगा। जैसे आप देख लीजिए चौराहा, चौराहा। अब इसमें आप जान लीजिए कि संख्या पूर्वक को जिस वाक्य के पूर्व में संख्या आई हो और इसका विग्रह करते समय हम जो है क्या करते हैं? समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते। जैसे चौराहा, चौराहा क्या हो जाएगा? इसका विग्रह समस्त पद है। क्या है? समस्त पद है। और समस्त पद का जब विग्रह करेंगे
इसका विग्रह होगा, समास विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, 4, अब गिनती आ गई, 4 राहों का समूह या समाहार, 4 राहों का समूह या समाहार, इस तरह से ये शब्द विग्रह करते समय बनाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या पूर्व में सबसे पहले अगर जिस वाक्य में संख्या आई हो और इसका विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा, वहां पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। इसके बाद देखिए पहला है उदाहरण और दूसरा उदाहरण देखिए, इसका पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा है इसका नवरात्र, नवरात्र, नवरात्र माने 9 गिनती आ गई, 9 रातों का समूह, नवरात्र, 9 रातों का समूह। अगला है तिराहा, 3 राहों का समूह। चौथा है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब आप देखिए ये जो है, अगर आपके विकल्प में अगर इसका 2 प्रकार का समास होगा, अब आप समझिए अपवाद है त्रिनेत्र। अब देखिए त्रिनेत्र है तो 3 आंखों का समूह, यहां तक तो सही है, लेकिन अगर विकल्प में आपके द्विगु समास नहीं दिया है तो आप उस समय क्या करेंगे, द्विगु समास नहीं है तो इसको तुरंत यह जो है किसमें बदल जाएगा, बहुब्रीहि समास में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, बहुब्रीहि समास में बदल जाएगा। क्योंकि बहुब्रीहि समास की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, अन्य पद प्रधानों बहुब्रीहि, अर्थात जिसकी दोनों की बात करता रहता है वह ना होकर तीसरा शब्द तुरंत आ जाता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 आंख है जिसके यश सह, अर्थात वह कौन, शिव, भगवान शिव के कितनी आंखें हैं, 3 आंखें हैं। तुरंत अन्य पद प्रधानों, तुरंत आ जाएगा अन्य पद प्रधानों बहुब्रीहि, अर्थात जहां पर अन्य पद प्रधान होगा वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यह अपवाद है। तो आप जान लीजिए कि त्रिनेत्र हो गया, चतुर्मुख हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये शब्द ऐसे हैं कि अगर विकल्प में द्विगु नहीं दिया है तो तत्पुरुष समास होगा। ये क्या है, अपवाद है इसके, त्रिनेत्र, चतुर्भुज और जो है चतुर्मुख, ये शब्द जो है इसके अपवाद है। दशानन भी इसका अपवाद है, दशानन भी इसका क्या है, अपवाद है। 10 आनन है जिसकी संख्या आ रही है, लेकिन वह जो है बहुब्रीहि समास है और ये जो है किसी भी तरह से वह जो है द्विगु समास नहीं। आपको एकदम क्लियर होगा ये। तो इस तरह से जो है इसको आप बता सकते हैं। अगर कोई समस्या है आपको नहीं समझ आएगा, इसका पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। अगला समास है आपका, वह है कर्मधारय। अगला समास है आपका तीसरा, कर्मधारय। कर्मधारय समास है। कर्मधारय का सूत्र क्या होता है, इसको हल करना है तो सूत्र क्या होता है, सूत्र इसका होता है विशेषण, विशेषण विशेष्य कर्म धारय, अर्थात जहां पर विशेषण पहले हो और विशेष्य बाद में हो वहां पर कर्मधारय होगा। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण रंग, रूप, गुण, माप, तौल, माप, तौल, ये जहां पर होंगे ये विशेषण होगा। विशेष्य वो होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। जैसे राम, राम काला है तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम विशेष्य होगा। और जबकि
जो है काला जो है क्या होगा, विशेषण होगा। अगर जहां पर जिसमें लग जाए राम बहुत काला है, राम बहुत काला है, तो ये जान लीजिए इसमें 4 पद, ये विशेष्य हो गया, ये क्या हो जाएगा, विशेष्य, और ये हो जाएगा आपका बहुत जो है क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। प्रविशेषण, क्योंकि विशेषणों की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण कहा जाता है, और ये काला जो है क्या हो जाएगा, विशेषण। अब आप सोचिए कि 3 वाक्य इसमें अपने आप जुड़ गए। ऐसे भी प्रश्न कभी कभी दे देता है, तो यूपी आरओ में इस तरह के प्रश्न भी पूछता है कि प्रविशेषण कौन है, कौन विशेष्य है, इस तरह के शब्द या पूछ लेता कितने प्रविशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं, इस तरह के जो है शब्द ये पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। तो अब आप जान लीजिए कि इसमें उदाहरण है नीलकंठ। नीलकंठ इसका उदाहरण है नीलकंठ। नीलकंठ अपवाद भी। पीतांबर इसका उदाहरण है, पीतांबर। अब आप सोचिए कि इन दोनों अपवाद भी हैं, इसके उदाहरण भी हैं। आप जान लीजिए कि कर्मधारय जो है प्रायः तत्पुरुष समास में अपने बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास में एकदम जुड़ जाता है, मतलब उसमें मिल जाता है। अब आप जान लीजिए कि नीलकंठ, अगर आप केवल इतना लिख देंगे नीलाकंठ, तो आप ये जान लीजिए ये आपका हो गया कर्मधारय। पीतांबर, पीला वस्त्र, अंबर माने वस्त्र होता है, पीला वस्त्र अगर लिख दिए यहां तक तो कर्मधारय है। लेकिन अगर नीलाकंठ है जिसके वह, तो अर्थात कौन हो जाएंगे, शिव को भी नीलकंठ कहा जाता है। पीतांबर, पीला वस्त्र है जिसके, अर्थात पीला वस्त्र है जिसके, अर्थात कौन हो जाएंगे, कृष्ण हो जाएंगे। तो कृष्ण जो है क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा, अपने आप में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इसलिए जो है जैसे घन श्याम है, काला बादल, तो घन श्याम काला बादल, घन श्याम घन इव श्याम, अगर ऐसा हम बोल दे घन इन श्याम, घन इव श्याम, तो इव माने होता समान, घन के समान, अर्थात घन माने बादल, बादल के समान काला, अर्थात कौन हो जाएगा, श्याम माने काला, अर्थात कृष्ण हो जाएंगे। इस तरह से ये जो है समास बनाया जाता है। तो पहले आप ध्यान दीजिए कि विशेषण होना चाहिए, फिर विशेष्य होना चाहिए, वहां पर कर्मधारय समास होगा। और ऑप्शन को बहुत विधिवत ध्यान देना है, नहीं तो तुरंत यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर यहाँ पर नीलकंठ है तो उसमें ऑप्शन में केवल एक ही चीज देगा, या तो कर्मधारय देगा या तो सीधे बहुव्रीहि देगा। अगर कर्मधारय दिया है तो कर्मधारय लगाइए, बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि लगाइए, तो दोनों में से एक रहेगा। नहीं तो अगर दोनों दे दिया तो दोनों में से कोई भी लगा दिए, एकदम सही रहेगा। या इसकी व्याख्या करके अगर पूछ रहा है, केवल नीलाकंठ लिखा है तो जान लीजिए ये जो है कर्मधारय ही होगा, और पीला वस्त्र लिखा है तो कर्मधारय ही होगा, और वो तब दूसरा नहीं होगा। जब तक इसमें यश सह न लगाया जाए या वह न लगाया जाए, तो तब तक ये जो है शिव या कृष्ण का प्रतीक नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से जो है, जैसे लंबोदर, लंबोदर क्या है, लंबा उदर, लंबोदर अर्थात भगवान गणेश की बात कर, लंबा उदर अर्थात लंबा क्या है, विशेषण है, आजा की विशेष क्या है, उदर। तो इस तरह से पेट की विशेषता बता रहा है कि लंबा है, तो आप ये जान लीजिए कि वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। लेकिन लंबा है उधर जिसका हुआ तो तुरंत जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा, अर्थात गणेश हो जाएगा। तो ये भी आप समझिए, ये कर्मधारय समास है। अगला जो आपका समास है वह कौन है आपका, वह है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, अव्ययी, अव्यय अर्थात जो खर्च न हो, अर्थात वह समास है। तो इसका सूत्र होता है पूर्व पद प्रधानो, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव अर्थात जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, और ये फटे हुए दूध के समान होता है। ये समझ लीजिए, ये किसके समान होता है,
फटे हुए दूध के समान होता है। अर्थात जैसे फटा हुआ दूध में कोई अच्छा दूध डाल देंगे वो क्या होगा, फटकर अपने जैसा बना देता। उसी तरह से अव्ययी भाव समास होता है। इसमें न लिंग न वचन न कारक किसी भी चीज का असर नहीं होता है। अर्थात जैसे पहला रहेगा वैसा ही बना देगा। तो आप ध्यान दीजिए, इस तरह से बनेगा। इसमें यथा, जैसा, तैसा, वैसा, ऐसा जो है शब्दों को जोड़ करके ये बनाया जाता है। जैसे आप देखिए आजीवन, आजीवन, आजीवन क्या है, आ जो है उपसर्ग है, यह जो है इसी की तरह बना देता। आजीवन माने जीवन पर्यंत, अर्थात ये क्या है, अव्ययी भाव समास है, अपने जैसा बना दिया। निडर, नी माने नहीं, डर, अर्थात इसमें डर नहीं है, ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। भरपेट, भर पेट, प्राय आप लोग बोलते हैं पेट भर, ऐसा नहीं होता, भर पेट होता है। ये बता रहा प्रमाण क्या है, भर मतलब पेट की कोई सीमा नहीं भाई। कोई 10 रोटी खाता है, कोई 1 रोटी खाता, कोई डाइट पर जूस पी कर चल रहा है, तो पेट की कोई सीमाएं नहीं है। तो आप इसको क्या लिखा है, भर पेट। पहले भरेगा पेट, मापक है इसका यथाशक्ति, यथाशक्ति, जैसी शक्ति हो वैसा। जैसे आप देखे होंगे ज्यादातर पर्ची काटने वाले क्या करते हैं, यथाशक्ति, भैया आप दान दे दीजिए, यथाशक्ति, जैसी शक्ति है वैसा, जैसी शक्ति है वैसा, इसी को बोलते हैं यथाशक्ति। इस तरह के वाक्यों में हमेशा जो है ये शब्द प्रयोग किया जाता है, इसी को बोलते हैं अव्ययी भाव समास। इसके अपवाद हैं, जान लीजिए, जैसे उपगंगम, उपगंगम, ये जो है अपवाद है, ध्यान दीजिए। उपगंगम ऐसा लग रहा है कि दूसरा समास होगा, लेकिन ध्यान दीजिए अपवाद है उपगंगम। उपगंगम जो है यूपी टेट में एक बार पूछ लिया था, सभी लोग जो है इसको दूसरा समास लगा के चले आए थे, ये एकदम गलत था। जबकि उपगंगम जो है वह अपने आप क्या है, यही है, दही बड़ा। अब दही बड़ा है, क्या है, दही बड़ा। अब दही बड़ा है, दही के लिए बड़ा, उपगंगम। ये शब्द ऐसे हैं जो लगते दूसरे समास हैं किंतु हमेशा अव्ययी भाव समास बने रहते हैं। बल भर, जैसे बोलते हैं ना बल भर, भर बल होता है। जैसे आप इसमें भर बल लिख दीजिए, भर बल अर्थात जितनी शक्ति होगी उतनी। भाई कोई खली है, कोई भीष्म पितामह जैसा बलवान है, तो अपने अनुसार किसी व्यक्ति को मारेगा। अब कोई कमजोर है, चींटी किसी पर स्वर्ग से भी गिर जाए तो कोई असर नहीं करेगा, उस तरह से होता। भर बल, जितना बल होगा उतना हम आपको मारेंगे। जैसे बोलते हैं ना भर बल भर मारेंगे, बल भर नहीं होता, भर बल, जितना हमारी शक्ति है उतना आपको मारेंगे। इस तरह के ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये आपका अव्ययी भाव समास हुआ। अब अगला समास है आपका, वह है बहुव्रीहि। कौन सा समास है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास आपका 5वां है, बहुव्रीहि। अब बहुव्रीहि समास की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्रों पे दम आधारित है, सूत्र से ही आप इसको हल कर सकते हैं। बहुव्रीहि समास में अब सूत्र इसका देखिए क्या होता है। बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि समास में आप देखेंगे इसका सूत्र जो है क्या है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधानों, अन्य पद प्रधानों बहुव्रीहि, अर्थात जहां पर अन्य पद प्रधान हो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में क्या होता है कि बहुव्रीहि समास क्या होता है, जब इसमें किसी समास की विशेष, किसी चीज की हम विशेषता बता रहे हैं, दोनों पदों की विशेषता न बता करके अपने आप किसी अन्य पद की विशेषता हो जाए जिसका इसमें उल्लेख न किया गया हो, वहां पर तुरंत बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात नीला
कंठ है इसका वह। तो ये देखिए नीला कंठ, न तो गला हो रहा है न ही अपना उसका रंग हो रहा है। दोनों विशेषण विशेष दोनों की चर्चा न करके हम किसी अन्य पद की चर्चा करें, वो कहां हो जाएगा, यहां पर शिव हो जाएगा। भगवान शिव को भी नीलकंठ कहा जाता है। अब जैसे पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर में पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, कृष्ण। लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका वह, अर्थात गणेश। गणेश जी का लंबा उदर है, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा गया, लंबोदर कहा गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह, अर्थात जिसका पेट लंबा होगा वह, ठीक है। इस तरह से ये आपका बहुव्रीहि समास हुआ। अगला जो समास आपका बच रहा है वो थोड़ा इन सभी समासों के बराबर है। इन जो समास आपने अभी 5 पढ़े हैं, इन 5 समास के अकेले वह बराबर है, अर्थात उसको अब हम अगली क्लास जो होगी आपको पढ़ाएंगे, वह आपका कौन है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास को अगर आपको पढ़ना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कारक याद होना चाहिए। 6 कारक आपके, पहला नहीं याद करना है, कर्ता कारक को नहीं याद करना है और न ही संबोधन को याद करना है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण पर हमारा हिंदी व्याकरण आधारित है। तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं और हिंदी में होते हैं 8 कारक। हिंदी कारक को आपको नहीं पढ़ना है बल्कि संस्कृत कारक को पढ़ना है, क्योंकि व्याकरण आपको किसके आधारित पर है, संस्कृत व्याकरण पर है। तो संस्कृत में जो 6 कारक होते हैं वह है कर्म है, करण है, आप मतलब पहला कर्ता को और अंतिम वाले को छोड़ देंगे, बाकी शेष जो है सभी को पढ़ लेना, उसके पद चिन्हों को याद कर लीजिए, जिससे जो है अगला जो है आपको क्या होगा, तत्पुरुष समास समझ सकते हैं। अगर आपको समास के अतिरिक्त व्याकरण की अन्य चीजों को जो है जानना है तो आप हमारे लोकप्रिय चैनल प्रतियोगिता भारती को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी अगली क्लास को देखने के लिए समय पर उपस्थित रहें। जय हिंद, जय भारत।